देखो, अभी तक हम संविधान के भाग कितने पढ़ा चुके हैं? 11 भाग पढ़ा चुके थे। कितने पढ़ा चुके थे भैया? 11। आज हमको पढ़ना क्या है? 12वां भाग। आज 12वां भाग, कौन सा 12वां भाग पढ़ेंगे। लेकिन 12वां भाग पढ़ने से पहले हम आपसे फिर से पूछ रहे एक बार, या जानकारी दे रहे हैं, भाग 9 में किस बात की चर्चा है? तो हमने आपको पढ़ाए थे कि भाग 9 में ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, किसका? ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, अनुसूची भी बताए थे, 11वीं अनुसूची में इसको डाला गया था। और भाग 9 का बताए थे हम? 9 के का में किस बात की? नगर पालिका। नगर पालिका में हम तुमको बता चुके थे कि नगर पालिका, इसमें भी अनुसूची कौन सी? 12वीं अनुसूची में। इसमें कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। ठीक है, इसमें बताए थे कि 9वीं मतलब कि जो 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए थे गांव लेवल पे? 29 विषय। कितने विषय? 29। ठीक है, अब भाग 9 का खा बताए थे, इसमें बताए थे कि सहकारियां समितियां, यही बताए थे ना, सहकारी समिति। और भाग 10 पढ़ा चुके थे हम, एससी और एसटी आयोग, ये बताए थे ना, इसकी जानकारी, इसकी चर्चा थी। अनुच्छेद भी बता चुके थे, अनुच्छेद इसमें कौन सा था? 244। एससी एसटी आयोग, इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी दे चुके थे। अब देखेंगे हम भाग 10। भाग 10 भी पढ़ा चुके थे, केंद्र राज्य संबंध, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध स्थापित करना। भाग किसमें चर्चा बताए थे हम? भाग 11 में। और आज हमको पढ़ना क्या है? भाग 12। भाग 12 में क्या कह रहा है कि भाग 12 में कह रहा है वित्त समिति ए संविदा टैक्स। किस बात की चर्चा है? टैक्स की। अनुच्छेद कहां से कहां तक देखेंगे? अनुच्छेद 264 से मतलब 300 तक। कहां तक देखेंगे? 300 तक। अब हम आते हैं कहां पर? अनुच्छेद देखेंगे पहले। अनुच्छेद ये कौन सा है? अनुच्छेद देखेंगे 265। अनुच्छेद 265 कहता है कि बिना संसद में पारित कोई भी विधेयक, मतलब बिना संसद में पारित कोई भी विधेयक से, कोई भी विधेयक से टैक्स नहीं लिया जा सकता है। मतलब कि सरकार अगर संसद में जब कोई भी नियम या विधेयक पारित नहीं करेगी, जब तक टैक्स नहीं ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, जैसे कि जीएसटी। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएंगे, जैसे क्या है? जीएसटी। अब जीएसटी है, जब तक संसद में पारित नहीं हो जाएगी, जब तक संसद में पारित नहीं होगी, तो जीएसटी जब तक संसद में नियम नहीं बनाता, वो पारित नहीं होती, तो टैक्स लिया जाता था क्या? नहीं। तो जीएसटी है, तो ये जब जीएसटी पारित की, तो ये संसद में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि संसद में कितने अंग? 3 अंग। पहले तो हमने तुमको ये बताया था, ये संसद है, ये क्या है? संसद है ना। संसद के अंग भी बताए थे, संसद के 3 अंग हैं। अब पहला अंग तो हम आपको बताए थे लोकसभा, ये लोकसभा, ये लोकसभा बता दिए थे। और ये बताए थे राज्यसभा। ये क्या है बाबू? राज्यसभा। और ये है राष्ट्रपति। ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति जी हैं। अब ये तीनों चीजें हैं, ये इसको तीनों को मिला के हम क्या बना देते हैं? संसद। अब जो संसद है, ये जीएसटी है, जीएसटी जैसे लेके आए थे, जब जीएसटी हमने पारित की, तो पहले जीएसटी कहां पर पारित की थी? लोकसभा। लोकसभा से कहां ले गए थे? राज्यसभा। राज्यसभा से जब राष्ट्रपति मतलब अपनी सहमति या साइन कर देता है, तो ये विधेयक पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। अगर मतलब लोकसभा से भी पारित करा दो आप, और राज्यसभा से भी पारित करा दो, अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा, तो ये विधेयक कानूनी विधेयक नहीं बनता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अनुच्छेद 265 क्या कह रहा है कि बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो जब तक संसद में विधेयक पारित नहीं होगा, जब तक टैक्स नहीं दिया जाता। जैसे कि वर्तमान में भी, जैसे कोई वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री है, निगम कर है ना, जो जो निगम कर है, ये निगम कर है, निगम कर। अभी मान लो कि एक रेट बता दें कि जैसे जी 18% लिया जा रहा, कितना परसेंट? 18%। अगर इसको निगम कर को बढ़ाना है, निगम कर को बढ़ाना है, तो डायरेक्ट वित्त मंत्री नहीं बढ़ा सकती है, कह देगी 90% लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। पहले कहां ले जाया जाएगा इस निगम कर को? संसद में। संसद में इसमें विधेयक लाना पड़ेगा, विधेयक जब पारित हो जाएगा, फिर निगम कर को तुम कितने परसेंट बढ़ा सकते हो? 90%। तो अनुच्छेद 265 समझ में आ गया ना? ठीक है, 265। अब अनुच्छेद हम देखेंगे, अनुच्छेद 266। इसके बारे में पहले अच्छे से बता रहे हैं। देखो, पहले यहां समझना अच्छे से। पहले तो देखो, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है तुमसे। तो क्वेश्चन खाली ऐसे पूछेगा पहले, ज्यादा नहीं, लेकिन डिटेल में भी हम बताएंगे। पहले तो ये पूछेगा कि भारत की संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे किस अनुच्छेद में है? 266 में। भारत की संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस में है? 266 में। और बोलेंगे भारत की संचित निधि की चर्चा संविधान के किस भाग में है? तो आप भाग बता देंगे।
भाग कौन सा है 12। अब भारत की संचित निधि का कार्य क्या होता है समझो। जो भारत का पूरा जो धन होगा ना, मतलब भारत सरकार का पूरा धन होगा किस में जमा रहता है, भारत की संचित निधि में। मतलब कि जो जैसे मम्मी है, तो मम्मी के पास संचित निधि नहीं रहती है, संचित निधि नहीं, मम्मी के पास कौन सी निधि रहती है, आकस्मिक निधि। जैसे पापा के पैसा थोड़ी थोड़ी करके कोई दाल के डब्बा में डालेगी, कोई दलिया के डब्बा में डालेगी, या ऐसे ऐसे करके, और तीन तीन फोल्ड, चार चार फोल्ड पतले पतले लगा के रुपया किसी में खुसाते जाएगी। जब पापा को बहुत आकस्मिक जरूरी पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सब कहीं पैसा मांग लेगा, जब नहीं पैसा मिलेगा तो फिर मम्मी अपने वो जो मट्टा गगरा पे पैसा रखे रहती है वो निकालती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आकस्मिक निधि। तो पहले चर्चा है हम संचित निधि। तो संचित निधि में बाबू हम आपको सीधे सीधे बताएं, पूरे भारत का जो संपूर्ण धन है किसमें रखा जाता है, भारत की संचित निधि। मतलब भारत की संचित निधि के तहत आरबीआई रखती है इस धन को। इस धन से क्या है, जो भारत के कर्मचारी और अधिकारी है उनका क्या दिया जाता है, वेतन। तुमसे पूछेगा भारत के जितने कर्मचारी हैं वेतन कहाँ से मिलता है, भारत सरकार की, भारत की संचित निधि से। जैसे जैसे अधिकारी हैं तो कहाँ से धन मिलता है, भारत की संचित निधि से। अब जैसे नेता है, राष्ट्रपति है, सब लोग हैं, इनका धन कहाँ से मिलता है, इनको वेतन भारत की संचित निधि से। इतनी बात समझ गए ना। तो कहाँ से मिलेगा, भारत की संचित निधि से। ठीक है, अगर भारत की संचित निधि से पैसा निकालना होता है तो कौन सा विधेयक लाएंगे हम, विनियोग विधेयक, पढ़ा चुके ना आपको हम। ठीक है, भारत की संचित निधि से हमको पैसा निकालना है तो भारत की संचित निधि से पैसा ऐसे नहीं निकाल सकते हो। भारत की संचित निधि से अगर तुमको पैसा निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा, विनियोग विधेयक। तो अनुच्छेद 266 समझ गए ना। अब अनुच्छेद देखेंगे हम, अनुच्छेद 267। तुमसे पहले अनुच्छेद 267 में डायरेक्ट पहले ये पूछेगा आकस्मिक निधि की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप बताएंगे आकस्मिक निधि की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 267। किसमें, और भाग किसमें, मतलब किस भाग में रखा गया है, तो आप बताएंगे कि भाग 12 में। अब आकस्मिक निधि का क्या होता है, आकस्मिक निधि का मतलब ये होता है, ठीक है, ये कोई आकस्मिक निधि में कम से कम रुपया कितना रखा रहता है, 500 करोड़। कितना रखा रहता है, 500 करोड़। ठीक है, तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की जो आकस्मिक निधि होती है बरहमेश रुपया कितना रखा रहता है, कितना, 500 करोड़। ठीक है, आकस्मिक निधि जब बनाई जाती है कि जब एकदम का कोई देश पे आपदा हो जाए, क्या हो जाए, देश पे आपदा हो जाए, या कि कोई ऐसी घटना घट जाए तो सरकार को मतलब कि पैसा पैसा चाहिए, तो किससे निकाल सकता है वो, आकस्मिक निधि से। लेकिन सरकार, और निकालेगा कौन, आकस्मिक निधि से धन कौन निकाल सकता है, तो खाली राष्ट्रपति। कौन निकालेगा बाबू, ये भी क्वेश्चन याद रखोगे, कौन निकालेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निकाल सकता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा आकस्मिक निधि से धन कौन निकाल सकता है, राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि में धन कितना रखा रहता है, 500 करोड़। कितने करोड़, 500 करोड़। आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि की चर्चा किस अनुच्छेद, 267 में। ठीक है, ठीक है, जब कोई आपदा या घटना ऐसी घटती है या धन की बहुत ज्यादा कमी हो जाए या जरूरत पड़ती है तो किसका दरवाजा खटखटाते हैं हम, आकस्मिक निधि से। तो राष्ट्रपति क्या निकाल जाता है, आकस्मिक निधि से धन निकाल जाता है। अब देखो, अब ये अनुच्छेद 275 देखेंगे हम। अब अनुच्छेद 275 में क्या कह रहा है कि विशेष राज्य विशेष अनुदान। अनुच्छेद जो मतलब कि 275 है ना, विशेष राज्य विशेष अनुदान, उनके कहने का मतलब है जो टैक्स मिलता है, तो टैक्स का प्रत्येक राज्य को कितने परसेंट लौटाती है सरकार, 42%। कितने परसेंट, 42%। जैसे अपनी यूपी सरकार है, यूपी सरकार में आदमी कहते हैं, यूपी तुमने सुना होगा कि डबल इंजन की सरकार बोलते नहीं है, मतलब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी क्या है, बीजेपी की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है, विकास पे ज्यादा ध्यान देती है। अगर डबल इंजन की सरकार हो या ना हो, या ट्रिपल इंजन की सरकार हो या टूटा पहिया की सरकार हो, लेकिन सरकार को केंद्र में किसी की भी सरकार हो और राज्य में किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की, लेकिन वो पूरे टैक्स का कितने परसेंट देगी, जैसे मतलब 42% सरकार वापस करती है किसे, प्रत्येक राज्य को।
जैसे यूपी सरकार को, मतलब यूपी सरकार को कितने 5,000 करोड़, कितने 5,000 करोड़ रुपया का देती है। मतलब कि जब तुम्हारा संसद में क्या होता है, अभी कब विधेयक पारित हुए थे ना, ठीक है, बजट पारित हुआ था, तो यूपी सरकार को कितना 5,000 करोड़। जैसे बिहार सरकार को कितना देती है 2,500 करोड़। और जैसे सेना को है तो सेना को 7,000 करोड़। ये रुपया कौन देती है, केंद्र सरकार। जो बजट है, जो बजट आवंटन करती है, कौन करती है, केंद्र सरकार। अब जब बजट आवंटन करती है तो ये 42% तो वो सरकार देगी देगी प्रत्येक राज्य को। लेकिन अनुच्छेद 275 में किस बात की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 275 ये कह रहा है कि विशेष राज्य विशेष अनुदान। जैसे तुमने सिक्किम का नाम सुना होगा, सिक्किम को क्या दिया था, विशेष राज्य का दर्जा। पहले कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 35वां संविधान संशोधन किया गया था सिक्किम को, मतलब कि सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए। तो सिक्किम ने कहा था कि पहले 1 साल हम, मतलब कि सह राज्य का दर्जा दिया गया था। कैसा, सह राज्य का, मतलब फुल दर्जा नहीं दिया गया था। तो फिर एक 36वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन किया गया था, 36वां संविधान संशोधन किया गया था। तो फिर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब जिस सिक्किम में जैसे कि सीमा वाले राज्य, कैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जो राज्य होंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जो राज्य होंगे, जो मतलब कि पिछड़े होंगे, उनके लिए सरकार ने, मतलब संविधान में लिखा है कि अनुच्छेद 275 विशेष राज्य विशेष अनुदान। तो सरकार उसमें जो उसका जो टैक्स वसूली करती है, जो उस राज्य से, उसका कितने परसेंट लौटा देती है, कितने परसेंट, 80%। और वैसे कितने परसेंट लौटाती है, 42%। तो 275 किस बात की चर्चा कर रहा है कि जो मतलब कि अंतरराष्ट्रीय सीमा में जो राज्य हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा में जो राज्य हैं, और जो जैसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है, सरकार उसमें ध्यान में रखते हुए उन्हें टैक्स कितना लौटा देती है, 80%। कितना लौटा देती है, 80%। तो आप समझ गए ना अनुच्छेद 275। अब अनुच्छेद हम 280 देखेंगे। क्या देखेंगे, इसको अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। अनुच्छेद क्या देखेंगे हम, 280। 280 में तुमसे यही खाली पूछेगा 280 में किस बात की चर्चा है, तो आप क्या बताएंगे, वित्त आयोग। या तुमसे पूछेगा कि वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में, 280 में। या तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है कि असंवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, केंद्र और राज्य में कर का बंटवारा करना। क्वेश्चन पूछेगा केंद्र और राज्य में जो टैक्स होता है, इसका बंटवारा कौन करता है, तो वित्त आयोग। कौन करेगा बाबू, वित्त आयोग। समझ गए ना बात को, केंद्र और राज्य में बंटवारा कौन करेगा, वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद, 280 में। किस बात में रखी गई है, 280 में। 280 में क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन है कितने साल के लिए किया जाता है, 5 साल के लिए। कितने साल के लिए किया जाता है, 5 साल के लिए। अब वित्त आयोग है, जैसे प्रथम वित्त आयोग था, पहले इसके बारे में हम डिटेल बता रहे हैं। जैसे वित्त आयोग है, इसमें 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। तो ये भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5। 5, एक सदस्य सॉरी 4 सदस्य और एक अध्यक्ष। ठीक है, वित्त आयोग में कितनी होती है, ये कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। अब वित्त आयोग है, जो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, इसको मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता होती है। जो वित्त आयोग है, मतलब इसकी जो योग्यता होगी किसके बराबर होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। लेकिन ये अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा जानकार भी, जानकार खाली नहीं, जानकार ना अच्छे जानकार में अंतर होता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा क्या होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। कौन थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। अब वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ठीक है, एन के सिंह। और 14वें वित्त आयोग के कौन थे, वाई बी रेड्डी। तो तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कौन से नंबर का वित्त आयोग है गठन किया गया, तो तुम क्या बताओगे, कौन से, 15वें का। कौन से का, 15वें। अभी 15वां वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह। कौन है बाबू, एन के सिंह। तो जी अनुच्छेद 280 समझ गए ना, 280 में कुछ नहीं है। अनुच्छेद 280 में हम तुमको अच्छे से बता चुके हैं कि किस बात की चर्चा है, वित्त आयोग की। ये संवैधानिक निकाय है, कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय।
5 साल के लिए गठन किया जाता है। वित्त आयोग का खाली कार्य होता है केंद्र राज्य में धन का क्या करना, टैक्स का बंटवारा करना। टैक्स में जो बताए थे अनुच्छेद 275 में, अगर मतलब कि कितने परसेंट दे देते हैं, 80%, लेकिन सरकार कितना लौटा देती है, 42%। अगर हाँ डबल इंजन की सरकार है कि मतलब केंद्र में भी वही पार्टी की सरकार और अन्य राज्य में भी वही पार्टी की सरकार, तो इतना फायदा जरूर होता है कि जो केंद्र सरकार है अपने मतलब की अपने धन से उस राज्य में हाईवे बनवा देती है, या कोई मतलब की कोई यूनिवर्सिटी डाल दी या एम्स डाल दिए, तो मतलब डबल इंजन की सरकार में इतना जरूर फायदा हो जाता है। बाकी प्रत्येक राज्य को तो सरकार जो केंद्र सरकार होगी 42% टैक्स का वहन करती है। तो आज इसमें कोई दिक्कत है? अब आगे देखो, अब ये अनुच्छेद हम पहले क्या देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे 252। ठीक है, 252। अब 252 में क्या कह रहा है वो, कि केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है। मतलब किस अनुच्छेद में जो केंद्र सरकार है विदेश से जो ऋण प्राप्त करेगी, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 292। ठीक है, किसके तहत, 292 के तहत। लेकिन इस मतलब कि तुमसे क्वेश्चन यही पूछेगा नॉर्मल की जो केंद्र सरकार जैसे विदेश से ऋण लेती है किस अनुच्छेद के तहत लेती है, 200 अनुच्छेद 292। लेकिन सरकार कोई भी रहे, जैसे अभी बीजेपी सरकार है ना, तो बीजेपी सरकार ने ऋण लिया है विदेश से। अगर बीजेपी सरकार वर्तमान या भविष्य में चली गई, तो जो भी सरकार आएगी तो वो मतलब कि जो कर्ज है वो कौन वहन करेगी, जो सरकार मतलब जो सरकार केंद्र में रहेगी तो वो वहन करेगी। ऋण कोई भी सरकार ले, मतलब कि भारतीय मतलब की जरूरतों के लिए, जैसे केंद्र सरकार ने ऋण लिया विदेश से, तो केंद्र सरकार कोई भी सरकार है ऋण ले सकती है, लेकिन जो वर्तमान में सरकार रहेगी उस कर्ज को वो वहन करेगी। ठीक है, जो बच गया अगर दूसरी सरकार भी आई तो वो भी वहन करेगी। तो अनुच्छेद 292 समझ गए ना। अनुच्छेद 292 में किस बात की चर्चा है, केंद्र सरकार विदेश से ऋण ले सकती है। ठीक है, लेकिन में ये बात किस में रखी जाएगी, भारत की संचित निधि में। किस में रखी जाएगी, भारत की संचित निधि में। अब अनुच्छेद 293 देखेंगे। अनुच्छेद 293 में कह रहा कि राज्य सरकार भी विदेश से ऋण ले सकती है, लेकिन किसकी अनुमति के बिना नहीं। किसकी अनुमति चाहिए इसको, तो मतलब कि इस अगर तुमको ऋण लेना है तो एक बार तुमको बताना पड़ेगा किसको, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार है ना। ठीक है, केंद्र सरकार की अनुमति से तुम विदेश से ऋण ले सकते हैं। राज्यसभा को भी सॉरी मतलब राज्य सरकार को भी क्या है, केंद्र सरकार मतलब विदेश से ऋण लेने के लिए प्रावधान रखा गया है, किसी भी तुम विदेश से ऋण ले सकते हो, लेकिन हमारी अनुमति के बिना नहीं। हमारी अनुमति अगर हाँ ये कोई भी राज्य सरकार है अगर इसको जरूरत है विदेश से ऋण लेने की, तो स्वाभाविक अगर सरकार समझेगी कि हाँ तुम ले सकते हो, तुम्हें जरूरत है पुल बनवाना है, नदी या डैम कुछ भी बनवाना है, या रोड बहुत बड़ा बनवाना है, या कोई हॉस्पिटल बनवाना है, अब उस धन की जरूरत है, तो राज्य सरकार भी विदेश से ऋण लेगी, लेकिन किसकी सहमति से, केंद्र सरकार की सहमति से। किसकी सहमति लेगी, केंद्र सरकार की। तो ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन ये भी तुम याद रखोगे। अब अनुच्छेद 297, अनुच्छेद 297 में किस बात की चर्चा कर रहा है, भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली कोई भी वस्तु या पदार्थ। ठीक है, भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली वस्तु या पदार्थ। ठीक है, किसका मतलब कि किसका हाथ रहेगा इसमें, या किसके अंडर में रहेगी, तो केंद्र सरकार के। जैसे उदाहरण के तौर पे पेट्रोल भारत की जमीन में है, भारत की कहीं भी जमीन में, जैसे सबसे पहले भारत में खोजा गया कुआं कौन था, असम में डिगबोई असम में खोजा गया था, किसका, पेट्रोल या डीजल का कुआं खोजा गया था। अगर तुम्हारे जाके किसी के गांव के किसान में मतलब ये कुआं खोद रहा था, या ट्यूबवेल मतलब लगवा रहा था, या नलकूप लगा रहा था, वहां मतलब कि पानी की जगह क्या निकल आया है, पानी की जगह तेल निकल आया है। अगर तेल निकला है तो कब्जा कौन कर लेगा, केंद्र सरकार। कौन करेगी, केंद्र सरकार। तो किसके अंडर में चला जाएगा, केंद्र सरकार के अंडर में। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 297 के तहत। या तुम कुआं की खुदाई कर रहे हो, या पहाड़ तोड़ रहे हो, पहाड़ तोड़ते 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 तुम्हें सोने की खदान मिल गई है, सोने की खदान मिली है, तो वो सोने की खदान अगर सरकार को पता चल गया कि यहाँ पर बहुत बड़े सोने की खदान निकली हुई है, जैसे सोनभद्र में चर्चा चली थी कि सोनभद्र में सोने की, यूपी के जिला सोनभद्र है उसमें सोने की खदान निकली हुई है, तो किसने मतलब किसके कब्जा में चली जाएगी वो, केंद्र सरकार की।
राज्य सरकार का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। जैसे मतलब कि यूपी में निकली है तो यूपी सरकार का क्या हो जाएगा, अधिकार खत्म। उसमें कौन बैठ जाएगा, केंद्र सरकार। मतलब केंद्र सरकार के अधिकार में चली जाएगी अनुच्छेद कितने के तहत, 297 के तहत। अगर कोई खतरनाक वस्तु है, जो खतरनाक वस्तु निकली है, तो वो किसके अंडर में रहती है, राज्य सरकार के। जैसे दारू किसके अंडर में, राज्य सरकार के में। और जैसे दारू हो गई, ऐसे खतरनाक वस्तु जैसे पत्नी, किसके अंडर में, केंद्र सरकार की राज्य सरकार, तो वो भी राज्य सरकार में। जैसे विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा कोई रखे हैं तो किसके अंदर में, राज्य सरकार की। तो याद रखोगे, जैसे पत्नी है और भी खतरनाक चीजें हैं, वो कौन सरकार संभालता है, राज्य सरकार। ठीक है। और जो सोना चांदी है, बड़ी बड़ी माल माल की चीजें, वो कौन संभालता है, केंद्र सरकार। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि दारू है तो कौन सरकार, केंद्र सरकार। सोना पेट्रोल डीजल निकलेगा तो कौन, केंद्र सरकार। ठीक है, दारू राज्य सरकार। समझ गए ना बात को। तो अनुच्छेद यही कह रहा था, अनुच्छेद 297 की भारत की भूमि पर मतलब कि जो खनिज, ये खनिज या प्राकृतिक चीज जो मिलेगी, अगर वो मतलब कि केंद्र सरकार के महत्व की है तो केंद्र सरकार रखेगा, अगर राज्य सरकार के महत्व की है तो राज्य सरकार। जैसे सोना है, चांदी है और पेट्रोल है, इत्यादि ये चीज मिलती है तो केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाता है। जैसे कि ये दारू है और जैसे विदेशी मुद्रा है और भी अन्य चीज, खतरनाक चीज है, औरत है, तो ये कैसे है, राज्य सरकार। ठीक है ना जी, समझ गए ना अनुच्छेद 297। आगे देखो, सरकार कानून या विधेयक कानूनी। अब ये देखना, ये अनुच्छेद कौन सा है, 300 का। अब ये 300 का हम आपको हम बता रहे हैं, 300 के का में क्या है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, पहले संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार था। आपको हम पढ़ा चुके थे अनुच्छेद 19। ठीक है, क्या पढ़ाए थे, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के ऐप में हम तुमको बताए थे किस बात की चर्चा है, संपत्ति। जो संपत्ति का अधिकार पहले कैसा अधिकार था, मौलिक अधिकार। कैसा अधिकार था, मौलिक अधिकार। लेकिन इसमें संविधान संशोधन करके इसको कौन सा अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार। ये कैसा है, कानूनी अधिकार हो गया है, कानूनी कानूनी अधिकार हो गया है। क्या हो गया है, कानूनी अधिकार। या हम इसको कहते हैं, या विविध अधिकार हो गया। क्या हो गया है, विविध अधिकार। जिसमें कानूनी अधिकार या विविध अधिकार का मतलब ये होता है कि मतलब कानूनी अधिकार कि जो जनता के अधिकार में, जो जनता के अधिकार में ना होके, इसका मतलब कि ये कानूनी अधिकार किसका हो, सरकार के अंडर में हो। किसके, इसमें नियम जनता नहीं बना सकती है, कौन बनाएगा, सरकार। कौन बनाती है, सरकार बनाती है। तो इस मौलिक अधिकार का मतलब, मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन करके, भूमि संविधान संशोधन करके क्या रख दिया गया, कानूनी अधिकार। इसको कानून किस संविधान में, किस अनुच्छेद में डाल दिया गया, 300 के काम है। ठीक है, पहले क्या था, 19, अनुच्छेद 19 में था। आपको हम अनुच्छेद 19 पढ़ा चुके हैं। हम पढ़ाए थे स्वतंत्रता का अधिकार। क्या पढ़ाए थे, स्वतंत्रता का अधिकार। भाग 3 में चर्चा थी, हम बताए थे यहाँ पर जो मौलिक अधिकार था ना, ये मौलिक जो अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के बारे में आपको हम पढ़ाए थे, तो भाग 3 में कहा था, ये कहाँ से लिया गया था, अमेरिका। अमेरिका से ग्रहण किया गया था ये मौलिक अधिकार। ठीक है, पहले हमने तुमको पढ़ाया था समानता का अधिकार अनुच्छेद से, समानता का अधिकार पढ़ाए थे। तो समानता के अधिकार में अनुच्छेद देखा था हमने 19 का ऐप। 19 के ऐप में भूमि संबंधी जो था, पहले जैसे हमको रोड वोड निकालना है तो दिक्कत आती थी सरकार को। कोई भी किसान है अपनी तो जमीन कोई दे देता था, लेकिन कोई नहीं देता था। बोलता था कि मेरे पापा की ये आखिरी निशानी है, ये ट्रेन की पटरी ये सीधी जा रही है, ये हमारा उसका खेत पड़ गया यहाँ पे। तो वो कहता था कि ट्रेन की पटरी को कैसे घुमा के ले जाओ, ऐसे ऐसे घुमा के ले जाओ, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। तो सरकार ने फिर कौन सा मतलब कि ये कानूनी अधिकार में संपत्ति का अधिकार कैसा रख दिया, कानूनी अधिकार। किस में डाल दिया था, अनुच्छेद 300 के काम में। किस में डाल दिया गया था बाबू, 300 के काम में। तो अनुच्छेद 300 का समझ गए। अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार, अब पूछेंगे तुमसे कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार है। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, इसमें जनता का कोई अस्तित्व नहीं है। किसका अस्तित्व है, इसमें नियम कौन बना सकती है, केंद्र सरकार। क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। तो यहाँ तक ठीक है। अब का हम देखेंगे भाग 13। आज हम बात पूरा 12 खत्म कर चुके हैं। क्या खत्म कर चुके हैं, 12।
ठीक है, कल देखेंगे भाग हम 13।